हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर के मास्टर एंड आई एम पारुल शर्मा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं अगेन विलियम शेक्सपियर की मोस्ट पॉपुलर ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट को, जिसमें हम करेंगे इस प्ले के इंट्रोडक्शन को, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को और इस प्ले की प्लॉट वाइज समरी को। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इस प्ले का फुल टाइटल है द मोस्ट एक्सीलेंट एंड लैमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। ये एक ट्रेजेडी है एंड ये लिखी गई थी लंदन में 1590s के मिड में। बात करें इसके फर्स्ट पब्लिकेशन की तो ये पब्लिश हुई थी इन द फर्स्ट क्वार्टर 1597 को, जो कि एक अनऑथराइज्ड एंड इनकम्प्लीट एडिशन था। इसके बाद 1599 को अगेन ये सेकेंड क्वार्टर में पब्लिश हुई, जो कि एक ऑथराइज्ड पब्लिकेशन था और इसे पब्लिश कराया था थॉमस क्रीड ने। एंड थॉमस क्रीड ने ही इस प्ले को टाइटल दिया था द मोस्ट एक्सीलेंट एंड लैमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। अगर हम बात करें इस प्ले के प्रोटैगनिस्ट की तो रोमियो एंड जूलियट ये दोनों इस प्ले के प्रोटैगनिस्ट हैं। एंड अगर हम बात करें इस प्ले के एंटागनिस्ट की तो इस प्ले में कोई भी स्पेसिफिक एंटागनिस्ट नहीं है। ये जो रोमियो है ये बिलोंग करता है मॉन्टेग फैमिली से एंड जो जूलियट है ये बिलोंग करती है कैपुलेट फैमिली से। एंड ये जो मॉन्टेग्स एंड कैपुलेट्स हैं इन दोनों की आपस में दुश्मनी है और इन दोनों फैमिलीज की दुश्मनी ने ही रोमियो एंड जूलियट के लिए एंटागनिस्ट का काम किया है। इसके साथ ही टाइबेल्ट जो कि कजिन है जूलियट का, इसने भी इन दोनों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। इसके साथ ही प्रिंस ऑफ वेरोना एंड सिटीजन्स ऑफ वेरोना और इसके साथ ही इन दोनों के फेट ने भी इन दोनों के लिए एंटागनिस्ट का काम किया है। अगर हम बात करें इस प्ले की सेटिंग की तो शेक्सपियर ने इसमें इटली के दो सिटी वेरोना एंड मांटुआ को दिखाया है। अगर हम बात करें इस प्ले के सोर्स की तो विलियम शेक्सपियर के इस वर्क का प्रिंसिपल सोर्स रहा है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट, जो लिखा गया था 1562 को। ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है और लिखी है इंग्लिश पोएट आर्थर ब्रूक ने। एंड आर्थर ब्रूक की पोएम बेस्ड है इटालियन राइटर मातेओ बैंडेलो के एक फ्रेंच वर्क पर, जो कि एक फ्रेंच ट्रांसलेशन है एक टेल का। तो सबसे पहले ये एक टेल थी जिसे फ्रेंच में ट्रांसलेट किया था मातेओ बैंडेलो ने, और उनसे इंस्पायर होकर आर्थर ब्रूक ने अपनी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिख डाली। और उसके बाद में विलियम शेक्सपियर ने इनकी लॉन्ग नैरेटिव पोएम से इंस्पायर होकर अपना एक वर्क रोमियो एंड जूलियट लिखा है। रोमियो एंड जूलियट ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है 1594 टू 96 के बीच में। ये एक लेट 16th सेंचुरी का प्ले है। बात करें इसके पब्लिकेशन की तो 1597 को इसे पब्लिश कराया गया था इन द फर्स्ट क्वार्टर, जो कि एक अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन है। इसके बाद में 1599 को अगेन इसे पब्लिश कराया गया था इन सेकेंड क्वार्टर एंड जो कि सब्सटेंशियली लॉन्गर है एंड मोर रिलायबल है। इसके बाद में ये थर्ड पब्लिकेशन आया था इसका थर्ड क्वार्टर में, जो कि बेस्ड है ऑन द सेकंड क्वार्टर। इसे थर्ड क्वार्टर में एज इट इज पब्लिश कर दिया गया था। इसके बाद में 1623 को जो इसका फर्स्ट फोलियो आया था उसमें भी इसे एज इट इज ही पब्लिश कर दिया गया था। विलियम शेक्सपियर का ये प्ले बहुत ही पॉपुलर है एंड फ्रीक्वेंटली परफॉर्म प्ले है। अगर हम बात करें इस प्ले की थीम की तो ये प्ले सेंटर है ऑन रोमियो मॉन्टेग एंड जूलियट कैपुलेट पर। ये रोमियो एंड जूलियट जो है ये दोनों यंग लवर्स हैं जो एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करते हैं, बट इन दोनों की जो फैमिलीज हैं वो एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है। रोमियो एंड जूलियट का जो एक दूसरे के लिए प्यार है वो बहुत ही गहरा है, बहुत ही पैशनेट है, जिसकी वजह से इनके लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं एंड अल्टीमेटली इन सब चीजों के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ही ट्रेजिक होते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ अ प्ले हम देखेंगे कि एक प्रोलॉग डिलीवर किया है कोरस ने। इस प्ले में टोटल 2 प्रोलॉग है और 2 ही कोरस हैं। इसमें दोनों बार जो प्रोलॉग को डिलीवर किया है वो कोरस ने ही किया है। इसमें जो फर्स्ट प्रोलॉग है वो एक्ट फर्स्ट की बिगनिंग में है एंड जो सेकंड प्रोलॉग है वो एक्ट सेकंड की बिगनिंग में है, जो स्टेज पर रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी को बताते हैं। अब हम करेंगे इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को। तो ये जो रोमियो है ये इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है अलोंग विद जूलियट एंड ही इज द मेल हेयर टू द डायनेस्टी ऑफ हाउस मॉन्टेग। रोमियो इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है और इसके साथ ही हाउस मॉन्टेग का मेल उत्तराधिकारी भी है। रोमियो एक इम्पल्सिव, ड्रामेटिक एंड ऑब्सेसिव पर्सनालिटी है एंड ही हैज फैसिनेटेड ऑडियंस फॉर सेंचुरीज। रोमियो ने सेंचुरीज तक लोगों को इतना फैसिनेट किया कि लोग जो लवर्स होते हैं उन्हें रोमियो के नाम से बुलाते हैं। अगर किसी को कोई रोमियो बुला रहा है तो समझो कि वो बहुत बड़ा लवर है, वो बहुत बड़ा प्रेमी है। The name Romeo in popular culture has become nearly synonymous with lover Romeo। तो ये जो रोमियो का नाम है वो लवर्स का, वो प्रेमियों के नाम का सिनोनिम है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जूलियट का।
द फीमेल प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, ये इस प्ले की फीमेल प्रोटैगनिस्ट है रोमियो के साथ, एंड शी द फीमेल हेयर टू द डायनेस्टी ऑफ हाउस कैपुलेट। ये हाउस कैपुलेट की फीमेल उत्तराधिकारी है एंड शी इज ऑलमोस्ट 14 ईयर्स ओल्ड। ये 14 ईयर्स की होने वाली है बट अभी ये ओनली 13 ईयर्स की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रायर लॉरेंस का। तो ये जो फ्रायर लॉरेंस है ये एक सेंट्रल फिगर है इन रोमियो एंड जूलियट एंड ही ऑक्यूपाइज अ स्ट्रेंज पोजीशन इन रोमियो एंड जूलियट। ही इज काइंड हार्टेड क्लेरिक हु हेल्प्स रोमियो एंड जूलियट थ्रू आउट द प्ले। फ्रायर लॉरेंस एक काइंड हार्टेड प्रीस्ट हैं जिन्होंने थ्रू आउट द प्ले रोमियो एंड जूलियट की हेल्प की है एंड ही परफॉर्म देयर मैरिज एंड गिव्स जनरली गुड एडवाइस। इन्होंने ही रोमियो एंड जूलियट की शादी कराई है एंड जनरली इन्होंने रोमियो एंड जूलियट को गुड एडवाइस दी है। नेक्स्ट है मर्क्यूशियो। ये रोमियो का बेस्ट फ्रेंड है, ये किंग्समैन है प्रिंस एस्किलस का एंड मर्क्यूशियो इज वन ऑफ द प्लेस मोस्ट डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। ये वाइल्ड है, फ्रेनेटिक है, इजी गोइंग है एंड फन लविंग इंसान है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जूलियट की नर्स का। इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जूलियट के साथ एंड ये कैपुलेट्स के यहाँ पर काम करती है। शी इज अ मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमर थ्रू आउट द प्ले। थ्रू आउट द प्ले ये मेजर सोर्स रही है ह्यूमर का एंड शी इज फॉरगेटफुल एंड लव्स टू टॉक। ये चीजें भूल जाती है, इसे बातें बनाना बहुत पसंद है। नो मैटर हाउ एम्बेरेसिंग द टॉपिक, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टॉपिक कितना एम्बेरेसिंग है, ये सिर्फ उस टॉपिक पर बातें करती रहती है। Her main role in the play is that of a secondary mother figure for Juliet. इसका इस प्ले में रोल जूलियट की सेकेंडरी मदर का है एंड इसका ये अफेक्शन जूलियट से इस वजह से है क्योंकि इसकी एक बेटी थी जिसका नाम सुजैन था, जो जूलियट की ही एज की थी बट वो यंग एज में ही मर गई, जिसकी वजह से ये जूलियट से प्यार करती है। नेक्स्ट है टाइबाल्ट। ये जो टाइबाल्ट है ये कैपुलेट्स का नेफ्यू है एंड जूलियट का हॉट हेडेड कजिन है जिसे बहुत गुस्सा आता है। ही इज स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन, ये कुशल तलवारबाज है एंड ही सर्व्स एज अ एंटागनिस्ट टू द मोंटेक कैरेक्टर। इस प्ले में जितने भी मोंटेक कैरेक्टर्स हैं ये उन सबसे दुश्मनी रखता है और उनसे नफरत करता है। नेक्स्ट है वेनवोलियो। ये मोंटेक्स का नेफ्यू है एंड रोमियो का कजिन है। He is known for being sober and calm in comparison to his passionate relatives. बेनवोलियो अपने पैशनेट रिलेटिव्स मोंटेक्स के जैसा नहीं है, ये काफी शांत और सीधा साधा इंसान है। He is the only child of the new generation from either family to survive the play. दोनों फैमिलीज की न्यू जनरेशन में से ये सिर्फ अकेला कैरेक्टर है जो इस प्ले में सरवाइव करता है क्योंकि रोमियो, जूलियट, पेरिस, मर्क्यूशियो एंड टाइबेल्ट इन सभी की इस प्ले में डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है कैपुलेट। ही इज द हेड ऑफ हाउस कैपुलेट। ये हाउस कैपुलेट का हेड है एंड पैट्रियार्क ऑफ दिस फैमिली एंड एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द फ्यूड बिटवीन द कैपुलेट्स एंड मोंटेक्स। इसके साथ ही एक्टिव पार्टिसिपेंट है उस झगड़े का जो कैपुलेट्स एंड मोंटेक्स के बीच में बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। To increase their family's social standing, Capulet plans to marry Juliet off to Paris. अपनी फैमिली का सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए ये अपनी बेटी की शादी प्रिंस के रिलेटिव पेरिस से करना चाहता है। But when Juliet refuses, Capulet harshly threatens to disown her, disregarding her wishes for his own gain. बट जब जूलियट पेरिस से शादी करने के लिए मना कर देती है तो ये उसे हार्शली थ्रेट करता है और अपने फायदे के लिए उसकी विशेस को डिसरिगार्ड करता है कि वो क्या चाहती है। इसे तो सिर्फ अपनी फैमिली के स्टेटस से मतलब है। नेक्स्ट है लेडी कैपुलेट। ये जूलियट की मदर है एंड लाइक हर हस्बैंड शी इज इग्नोरेंट ऑफ हर डॉटर्स ट्रू फीलिंग्स। जूलियट की मदर भी अपने हस्बैंड के जैसे ही अपनी बेटी की ट्रू फीलिंग्स से अनजान है and she is unaware of Juliet's true emotions most of the time and most of the time ये अपनी बेटी की true feelings से अनजान ही रहती हैं। She has a complicated relationship with her daughter Juliet. इनके जो जूलियट के साथ रिलेशन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। She clearly loves her, but she is an ineffectual parent who does not know how to communicate or bond with her child. ये जूलियट को बहुत प्यार करती है बट ये इनफेक्चुअल पेरेंट्स हैं जो नहीं जानते कि उन्हें अपने बच्चों से कैसे बातें करनी चाहिए और कैसे बॉन्ड बनाना चाहिए। नेक्स्ट है पेरिस। ये एक वेल्दी काउंट है एंड रिलेटिव है प्रिंस एस्केलस का एंड ये जूलियट का शूटर है। ही इज एरोगेंट एंड डल बट कैपुलेट वांट्स जूलियट टू मैरी हिम। ये एरोगेंट एंड डल है बट कैपुलेट फिर भी अपनी बेटी जूलियट की शादी इससे करना चाहता है। नेक्स्ट है एस्केलस।
ये प्रिंस है वेरोना के एंड ही इज अ पावरफुल फिगर इन वेरोना who strive to keep the peace in the city by deterring House Montag and House Capulets from their constant feuding and brawling. तो ये जो एस्केलस है ये प्रिंस है वेरोना के एंड ये पावरफुल फिगर है वेरोना में जो हमेशा हाउस मोंटेग एंड हाउस कैपुलेट के झगड़े को रोकने की कोशिश करते हैं जिससे कि सिटी में शांति बनी रहे बट नॉट ऑलवेज सक्सेसफुली। नेक्स्ट है फ्रायर जॉन। ये एक फ्रेंसिगन प्रीस्ट है who must take the news of Juliet's false death to Romeo in exile in Mantua. It's his duty to deliver a letter informing Romeo that the whole thing is rules devised by Friar Lawrence. फ्रायर लॉरेंस ने इनको एक ड्यूटी दी थी कि उन्हें एक लेटर रोमियो तक पहुंचाना है जिसमें लिखा गया है कि जूलियट मरी नहीं है। ये सब फ्रायर लॉरेंस एंड जूलियट का प्लान है बट अनफॉर्चुनेटली फ्रायर जॉन रिवील्स इन एक्ट 5 सीन 2 दैट ही वाज हेल्ड अप इन अ क्वारंटाइन हाउस एंड वाज अनेबल टू ब्रिंग द लेटर टू रोमियो। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रायर जॉन एक्ट 5 सीन 2 में फ्रायर लॉरेंस को बताता है कि उसे तो प्लेग फैलने की वजह से क्वारंटाइन कर दिया गया था जिसकी वजह से वो रोमियो तक लेटर को पहुंचा ही नहीं पाया। Friar John is a minor character, but his impact on the text is anything but his failure to deliver the letter is a part of a series of events that brings this famous tale to its tragic end. वैसे ये एक माइनर कैरेक्टर है बट इसके फेलियर की वजह से लेटर को रोमियो तक ना पहुंचाने की वजह से इस कहानी का ट्रेजिक एंड होता है। नेक्स्ट है रोमियो के फादर मोंटेग। ही इज द हेड ऑफ हाउस मोंटेग एंड ही इज इन अ बिटर फ्यूड विद हाउस कैपुलेट। रोमियो के फादर मोंटेग हाउस मोंटेग के हेड है एंड हाउस कैपुलेट के साथ इनका बिटर फ्यूड चल रहा है। नेक्स्ट है लेडी मोंटेग। ये रोमियो की मदर है एंड शी अपीयर्स ऑन स्टेज ओनली ब्रीफली। शी डाइज ऑफ हार्ट अटैक ड्यू टू रोमियोस एग्जाइल। रोमियो की मदर स्टेज पर बहुत कम दिखाई देती हैं एंड इनकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है जब रोमियो को वेरोना से निकालकर मांटुआ भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है द कोरस। A group of musicians in a Romeo and Juliet is a character who provides an introduction to the play. कोरस का भी इस प्ले में इंपॉर्टेंट रोल रहा है जो इस प्ले का इंट्रोडक्शन देते हैं एज अ प्रोलॉग प्ले की बिगनिंग में एंड एक्ट 2 की बिगनिंग में। नेक्स्ट है बाल्थाजार। ये रोमियो का सर्वेंट है और उसका ट्रस्टेड फ्रेंड है। दे हैव अ ब्रदरली रिलेशनशिप। इन दोनों के आपस में बहुत अच्छे रिलेशन है। While he is not directly referenced in the first scene of the play, the directions call for two Montag servants to quarrel with Samson and Gregory. प्ले के फर्स्ट सीन में बाल्थाजार का कोई भी डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है बट सैमसन एंड ग्रेगरी जो कैपुलेट के सर्वेंट्स हैं वो वहां पर दो मोंटेग सर्वेंट्स को झगड़ा करने के लिए प्रोवोक करते हैं जिनमें एक मोंटेग सर्वेंट तो अब्राहम है दूसरा मोंटेग सर्वेंट पॉसिबली बाल्थाजार होना चाहिए। नेक्स्ट है अब्राहम। ये भी मोंटेग का सर्वेंट है एंड ही अपीयर्स इन एक्ट 1 सीन 1 वेयर ही एंड अनदर सर्वेंट प्रीअज्यूमली बाल्थाजार आर प्रोवोक्ड इनटू अ फाइट विद ग्रेगरी एंड सैमसन। अब्राहम भी मोंटेग का सर्वेंट है एंड ये सबसे पहले एक्ट 1 सीन 1 में अपीयर हुआ है जहां ये और दूसरा मोंटेग सर्वेंट जो प्रीअज्यूमली बाल्थाजार है वहां पर इन दोनों को कैपुलेट के सर्वेंट ग्रेगरी एंड सैमसन झगड़ा करने के लिए उकसाते हैं। सैमसन, ग्रेगरी, पीटर, एंथनी, पोटपेन एंड 2 अननेम्ड सर्वेंट्स। ये सर्वेंट्स हैं कैपुलेट के। नेक्स्ट है अपोथोकेरी। An apothecary in Mantua who is poverty stricken and therefore agrees to break the law by selling Romeo poison. मांटुआ में एक दवाई बेचने वाला होता है जो काफी गरीब होता है और गरीब होने की वजह से वो रूल्स को तोड़ देता है एंड रोमियो को सेल कर देता है पॉइजन। नेक्स्ट है थ्री म्यूजिशियंस। Three musicians who have been brought in by Capulet to perform at Juliet's wedding. जब जूलियट की शादी होती है तो उसमें परफॉर्म करने के लिए कैपुलेट हाउस में 3 म्यूजिशियंस को बुलाया जाता है। When the wedding turns out to be a funeral, the musicians are more interested in whether and how they can still get some food. But जब वेडिंग बदल जाती है फ्यूनरल में तो इन म्यूजिशियंस का इंटरेस्ट इस चीज में ज्यादा है कि इन्हें अभी भी खाना मिलेगा या नहीं। नेक्स्ट है सिटीजन्स ऑफ वेरोना। वेरोना के सिटीजन्स का भी इस प्ले में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है और हम इन्हें देखते हैं ड्यूरिंग एक्ट 1 सीन 1 जब कैपुलेट सर्वेंट एंड मोंटेग सर्वेंट आपस में लड़ते हैं तो वहां पर वेरोना के सिटीजन उन्हें एनकरेज करते हैं लड़ने के लिए। इसके अलावा हम इन्हें देखते हैं एक्ट 3 सीन 1 में जो डिस्कवर करते हैं टाइबाल्ट की स्लेन बॉडी को
at which point they place Benvolio under citizen's arrest until the prince swift entrance। जब रोमियो टाइबाल्ट को मार देता है तो बेनवोलियो रोमियो को वहां से भगा देता है। रोमियो के वहां से जाने के बाद भीड़ बेनवोलियो को पकड़ लेती है और जब तक प्रिंस नहीं आ जाते तब तक उसे पकड़ कर रखती है। नेक्स्ट है अनसीन एंड गोस्ट कैरेक्टर्स। अनसीन कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कभी भी स्टेज पर नहीं दिखाई देते बट उनकी बातें होती हैं। एंड गोस्ट कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर होते हैं जो स्टेज पर दिखाई तो देते हैं बट कभी भी कुछ नहीं बोलते। पेट्रूचियो इस प्ले का गोस्ट कैरेक्टर माना जाता है एंड रोजालिन इस प्ले की अनसीन कैरेक्टर मानी जाती है। When the party ends and Juliet inquires towards Romeo's identity, the nurse attempts to avoid the subject by answering that Juliet is pointing at the young Petruchio। जब कैपुलेट की पार्टी एंड होती है तो जूलियट नर्स से रोमियो के बारे में पूछती है कि वो कौन है बट नर्स अवॉइड करती है और उसका कोई भी आंसर नहीं देती और जूलियट से इशारा करती है कि वो उसकी बातें ना करे और यंग पेट्रूचियो को देखे। तो यहाँ पर पहली बार पेट्रूचियो दिखाई देता है। इसके बाद जब टाइबाल्ट मर्क्यूशियो को जख्मी कर देता है तब पेट्रूचियो एक बार फिर दिखाई देता है और पेट्रूचियो टाइबाल्ट को वहां से ले जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रोजालिन का। ये इस प्ले की अनसीन कैरेक्टर है एंड ये लॉर्ड कैपुलेट की नीस है। इनिशियली रोमियो रोजालिन से इन्फेचुएट होता है बट बाद में रोमियो बहुत दुखी होता है जब उसे पता चलता है कि रोजालिन ने अपनी लाइफ को चेस्टिटी के साथ जीने की कसम खाई है। नेक्स्ट है वैलेंटाइन। ये भी इस प्ले का गोस्ट कैरेक्टर माना जाता है एंड ये मर्क्यूशियो का भाई है। इसे कैपुलेट की पार्टी में ब्रीफली मेंशन किया गया है एज अ गेस्ट जहां पर रोमियो एंड जूलियट मिलते हैं। ये गोस्ट कैरेक्टर है क्योंकि इसका कहीं भी स्पीकिंग पार्ट नहीं है एंड पॉसिबली इसकी अपीयरेंस ओनली कैपुलेट की फीस्ट में है। ये प्ले स्टार्ट होता है विद अ प्रोलॉग जिसमें एक कोरस इस प्ले में होने वाले इवेंट्स का एक ओवरव्यू देता है। कोरस में दो इक्वली नोबल फैमिलीज को डिस्क्राइब किया गया है जिसमें एक फैमिली तो है मोंटेग फैमिली एंड जो दूसरी फैमिली है वो है कैपुलेट फैमिली। और इनकी दुश्मनी इतनी हाई है कि इनकी फैमिलीज के मेंबर के साथ साथ इनके सर्वेंट्स भी आपस में लड़ते हैं। तो अब इस दुश्मनी में दोनों फैमिलीज के मेंबर्स, उनके सर्वेंट्स और उनके साथ ही वेरोना के सिटीजन भी शामिल हो गए हैं। कोरस में आगे बताया गया है कि इन दोनों फैमिलीज से एक पेयर होगा स्टार कोस्ट लवर्स का जिसमें जो लड़की होगी वो कैपुलेट फैमिली से होगी और जो लड़का होगा वो मोंटेग फैमिली से होगा। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे से शादी करेंगे बट इनकी जो फैमिलीज की दुश्मनी है उसकी वजह से ये दोनों कभी भी नहीं मिल पाएंगे और ये दोनों अपनी जान देकर अपनी फैमिलीज की दुश्मनी का एंड करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे इस प्ले की समरी को। एक्ट 1 सीन 1। ये प्ले स्टार्ट होता है ऑन द स्ट्रीट ऑफ वेरोना जहां पर कैपुलेट हाउस के दो सर्वेंट जिनका नाम है सैमसन एंड ग्रेगरी। ये जो सैमसन है ये काफी फ्रस्ट्रेटेड है और गुस्से में है और गुस्से में ये ग्रेगरी से कहता है कि वो अब कोयला नहीं उठाएगा। कोयला उठाने से उसका यहाँ पर मतलब है कि अब वो मोंटेग फैमिली की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर मोंटेग फैमिली से कोई भी उसे प्रोवोक करेगा तो वो अब चुप नहीं बैठेगा और उसका बदला लेगा। इसके साथ ही वो दोनों मोंटेग फैमिली के मेल्स एंड फीमेल्स के लिए उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं और उसके कुछ देर बाद ही वहां पर मोंटेग फैमिली का एक सर्वेंट जिसका नाम अब्राम है वो एक दूसरे सर्वेंट के साथ वहां पर आता है। पॉसिबली यहाँ पर जो दूसरा मोंटेग सर्वेंट है वो बाल्थाजार है। यहाँ पर दूसरे मोंटेग सर्वेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ पर सिर्फ अब्राम, ग्रेगरी एंड सैमसन को इंट्रोड्यूस कराया गया है। उन दोनों मोंटेग सर्वेंट को वहां पर आता देखकर सैमसन अपनी तलवार निकाल लेता है और ग्रेगरी से बोलता है कि वो जाकर अब्राम को प्रोवोक करे लड़ाई करने के लिए। बट ग्रेगरी के ऐसा करने पर भी अब्राम उन लोगों से नहीं लड़ना चाहता जिसकी वजह से उन लोगों में बहस होने लगती है। उनकी बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब ग्रेगरी, सैमसन एंड अब्राम की आपस में लड़ाई होने लगती है। अब वहां पर बेनवोलियो जो रोमियो का फ्रेंड है एंड मोंटेग फैमिली से है। बेनवोलियो उन सभी को समझाता है कि वो आर्ग्यूमेंट ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें बट वो बेनवोलियो की बात नहीं मानते और उनके बीच में क्लैश देखकर उन्हें रोकने के लिए बेनवोलियो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है जिससे कि वो लोग रुक जाएं। तभी वहां पर कैपुलेट फैमिली का एक मेंबर जिसका नाम टेबाल्ट है वहां आता है और बेनवोलियो से लड़ने लगता है।
अब धीरे धीरे वहां पर वेरोना के सिटीजन भी इकट्ठा हो जाते हैं और भीड़ उन सभी को लड़ने के लिए एनकरेज करती है। थोड़ी ही देर में वहां कैपुलेट एंड उसकी वाइफ लेडी कैपुलेट भी आ जाते हैं और कैपुलेट भी लड़ने के लिए अपनी तलवार मांगता है, बट लेडी कैपुलेट उसे रोक देती है। अब वहां पर दूसरी फैमिली से मोंटेग एंड लेडी मोंटेग भी आ जाते हैं। कैपुलेट्स एंड मोंटेक्स एक दूसरे पर टोंट करने लगते हैं। वो लोग बर्बली एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और इन लोगों की लड़ाई बढ़ने लगती है। इनकी लड़ाई को रोकने के लिए वहां पर प्रिंस एस्केलस को आना पड़ता है और प्रिंस सभी को अपने अपने वेपन्स फेंकने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि ये थर्ड टाइम है जब कैपुलेट्स एंड मोंटेक्स के बीच झगड़े ने वेरोना की सड़कों पर शांति को भंग किया है, एंड अगर ये फिर से होता है तो अब ऐसा करने वाले को सीधा मौत की सजा मिलेगी। ये वार्निंग देकर प्रिंस एस्केलस वहां से चले जाते हैं और जाने से पहले कैपुलेट एंड मोंटेग को अपनी कोर्ट में आने के लिए कहते हैं। मोंटेग एंड लेडी मोंटेग बेनवोलियो से रोमियो के बारे में पूछते हैं कि क्या वो जानता है कि रोमियो को क्या हुआ है और वो कहाँ है और वो आजकल इतना दुखी क्यों रहता है। वो ना तो किसी से बात करता है और अकेले बाग में घूमता रहता है। बट बेनवोलियो नहीं जानता कि रोमियो क्यों इतना दुखी है। लेडी मोंटेग बेनवोलियो से पता लगाने के लिए कहती है कि वो पता लगाए रोमियो आजकल इतना परेशान क्यों रहता है। इसके बाद बेनवोलियो रोमियो से मिलता है और उसके परेशान होने का कारण पूछता है तो रोमियो से बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम रोजालिंड है, एंड रोजालिंड ने रोमियो के प्यार को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही रहेगी और किसी से शादी नहीं करेगी टू मेंटेन हर चेस्टिटी। एक्ट 1 सीन 2 में पेरिस, जो किंग्समैन है प्रिंस एस्केलस का, कैपुलेट की बेटी जूलियट से शादी करना चाहता है और उनके सामने शादी का प्रपोजल रखता है। पेरिस का प्रपोजल सुनकर कैपुलेट थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसकी बेटी जूलियट अभी ओनली 13 इयर्स ओल्ड है और काफी छोटी है। कैपुलेट पेरिस से कहता है कि देखो, अगर जूलियट तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दे तो वो जूलियट से उसकी शादी करवा सकता है। जूलियट से पेरिस को मिलवाने के लिए कैपुलेट पेरिस को अपने यहाँ इवनिंग फीस्ट में इनवाइट करता है जहाँ मास्करेड होगा, जहाँ एक मास्क पार्टी होगी। कैपुलेट अपने सर्वेंट जिसका नाम पीटर है उसको एक गेस्ट्स की लिस्ट देता है जिसमें उसने उन सभी गेस्ट्स के नाम लिखे हैं जो इवनिंग पार्टी में बुलाए गए हैं और पीटर को वेरोना में जाकर उन सभी को पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए कहता है। बट अनफॉर्चुनेटली पीटर पढ़ा लिखा नहीं है, वो लिस्ट को नहीं पढ़ पाता और वो वेरोना की सड़कों पर किसी को ढूंढता है जो उस लिस्ट को पढ़ सके और उसकी हेल्प कर सके। पीटर को रास्ते में बेनवोलियो एंड रोमियो दिखाई देते हैं। पीटर उनके पास जाता है और लिस्ट पढ़ने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि पीटर उन दोनों को नहीं जानता कि ये दोनों मोंटेग फैमिली से हैं। रोमियो लिस्ट को पढ़ता है और पीटर से पूछता है कि ये पार्टी कहाँ पर है। पीटर रोमियो को बताता है कि वो कैपुलेट का सर्वेंट है और आज इवनिंग में कैपुलेट के यहाँ पर बॉल पार्टी होने वाली है। पीटर उन दोनों को हेल्प के लिए थैंक्स बोलता है और उन्हें एक्साइटमेंट में पार्टी के लिए इनवाइट करता है बिना ये जाने कि वो दोनों कौन है। पीटर के वहां से जाने के बाद बेनवोलियो रोमियो को बताता है कि आज कैपुलेट की पार्टी में रोजालिंड भी आने वाली है क्योंकि उसने उस लिस्ट में उसका भी नाम देखा है। बेनवोलियो रोमियो से उस पार्टी में जाने की रिक्वेस्ट करता है। एक्ट 1 सीन 3 में एट द कैपुलेट हाउस लेडी कैपुलेट अपनी बेटी जूलियट से शादी के बारे में पूछती है और उससे कहती है कि अब जूलियट को शादी के बारे में सोचना चाहिए और जूलियट को बताती है कि आज इवनिंग पार्टी में पेरिस, जो रिलेटिव है प्रिंस एस्केलस का, जूलियट से मिलने आ रहा है। एक्ट 1 सीन 3 में रोमियो, मर्क्यूशियो, बेनवोलियो एंड मोंटेग हाउस के कई लोग मास्क पहनकर पार्टी में एंट्री करते हैं। ऑल्दो रोमियो काफी दुखी था और पार्टी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, बट उसके फ्रेंड्स उसे फोर्सफुली पार्टी में ले जाते हैं। एक्ट 1 सीन 5 इनसाइड कैपुलेट्स हाउस पार्टी चल रही होती है। रोमियो एंड उसके फ्रेंड्स को वहां पर कोई नहीं पहचान पाता बिकॉज उन्होंने मास्क पहना हुआ था। तभी पार्टी में रोमियो की नजर जूलियट पर पड़ती है और जैसे ही वो जूलियट को देखता है तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है हाउ ब्यूटीफुल शी इज, एंड ही स्वेयर दैट ही नेवर सॉ द ट्रू ब्यूटी टिल दिस नाइट।
उसने आज तक किसी को इतना सुंदर नहीं देखा। रोमियो जब ये बातें कर रहा होता है तो टेबॉल्ट रोमियो की ये बातें सुन लेता है और रोमियो को पहचान लेता है उसकी आवाज से, दैट ही इज अ मोंटेग। टेबॉल्ट गुस्से में अपने पेज से रोमियो को मारने के लिए अपनी तलवार मांगता है, बट जब कैपुलेट को रोमियो की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है कि रोमियो कौन है, तो वो टेबॉल्ट को रोक देता है क्योंकि कैपुलेट अपने घर पर कोई भी खून खराबा नहीं चाहता एंड ही डजंट वांट टू ब्रेक द पीस अग्रीमेंट बिटवीन कैपुलेट एंड मोंटेग जो उसने प्रिंस एस्केलस के सामने किया है, क्योंकि अगर अब वो ऐसा करता है तो प्रिंस उसे मौत की सजा दे देंगे। जैसे ही रोमियो को चांस मिलता है तो रोमियो जूलियट के पास जाता है और उसे अप्रोच करता है, जूलियट की तारीफें करता है। जूलियट और रोमियो दोनों आपस में बातें करते हैं। उन दोनों को बातें करते हुए जूलियट की नर्स देख लेती है और जूलियट को वहां से जाने के लिए कहती है। जूलियट के वहां से जाने के बाद रोमियो जूलियट के बारे में नर्स से पूछता है कि नर्स उसे बताए कि ये कौन है, तो नर्स रोमियो को बताती है कि ये कैपुलेट की बेटी है। अब ये सुनकर रोमियो शॉक्ड हो जाता है और दुखी भी हो जाता है टू रियलाइज दैट ही हैज फॉलन इन लव विद द डॉटर ऑफ हिज फैमिलीज फॉय। उसे अपनी फैमिली के दुश्मन की बेटी से प्यार हो गया है।